Hello everyone. Good evening. Happy Holi to everyone. Hello. Am I audible? आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके. गुड इवनिंग एवरीवन. हैप्पी होली. आई होप सभी की होली काफी अच्छी थी आज. सेलिब्रेट कर लिया आप लोगों ने? गुजिया वुजिया खाया? या फिर प्रिपरेशन में फेस्टिवल भी बोरिंग सा रह गया? ओके. जब माइंड डाइवर्ट होता है ना तो उतना मजा नहीं आता है. फिर ऐसा होता है कि बस चलो हाँ बेसिक बेसिक कर लिया और उसके बाद फिर अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो. जब फुल्ली फोकस्ड होता है ना, टेंशन नहीं होती है तो पूरा डे डीजे वाज ऑन. गुड. चलिए चलिए, कोई बात नहीं. अभी यहाँ पे फोकस करेंगे. विल स्टार्ट GS2 नाउ, है ना? GS2 से शुरू करेंगे अब. नया पेपर GS1 कंप्लीट हो गया है और जनरल हिंदी कंप्लीट हो गए. 2 पेपर हो गए. एथिक्स चल रहा है और पॉलिटी स्टार्ट करेंगे. GS2 स्टार्ट करेंगे और फिर GS3 भी इन पैरेलल हम कर लेंगे. तो सबसे पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, फीचर्स एंड अमेंडमेंट. ऐसा करके एक स्टेट टॉपिक दिया हुआ है और ये इससे क्वेश्चन आते भी हैं. ऐतिहासिक विकास, विशेषताएं और संशोधन. तो सबसे पहले आता है ऐतिहासिक विकास में डिफरेंट फेजेस. क्या डिफरेंट फेजेस थे यहाँ पे? तो सबसे पहला था कंपनी रूल. फेजेस का मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट कब हुआ. तो जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को पहले पढ़ना है. हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कौन कौन से एक्ट्स आए, कैसे कैसे स्लोली स्टेप बाय स्टेप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ. कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था मतलब वो एकदम जैसे कि 1950 में स्टार्ट हुआ, राइट? तो उस समय उसके पहले मतलब आजादी से पहले बहुत पहले की इसकी हिस्ट्री थी. धीरे धीरे वो बनना स्टार्ट हुआ. वहां से स्टार्ट करेंगे कंपनी रूल से. जब 1773 का एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ से एक पॉलिसीज की शुरुआत हुई थी. यहाँ पे एक्ट्स की शुरुआत हुई थी यहाँ से. तो दिस यहाँ से अगर आपको कुछ लिखना है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन तो वो यहाँ से शुरू होगा, है ना? सबसे पहला था कंपनी शासन में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला. इसमें क्या हुआ देखो. अब हमने ये चीजें ना पॉलिटी पॉलिटी में भी पढ़ी है, हिस्ट्री में भी पढ़ी है, काफी बड़े बड़े डिटेल्स पढ़े हुए हैं. तो अगर क्वेश्चन आता है हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट का क्या मतलब चीजें थी. तो आपको उतना डिटेल नहीं पढ़ना है और आपको हर एक्ट का कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़ लेना है जिससे कि आपको एक उत्तर अगर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पढ़े पूछा जाए तो हर एक्ट के बारे में एक एक दो दो पॉइंट लिख पाए और आपके 7-8 पॉइंट बन जाए वहां पे, है ना? तो अगर आएगा क्वेश्चन तो हिस्टोरिकल ओवरऑल इवोल्यूशन के बारे में आएगा, ना कि केवल पिट्स एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट. ऐसे नहीं पूछा जाएगा. पूछा जाएगा अगर ऐसे सिंगल एक्ट अगर कोई पूछा जा सकता है वो है 35 वाला एक्ट, 1935. क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ से आया हुआ है 1935 वाले एक्ट से. तो अगर कोई क्वेश्चन जहां से सिंगल क्वेश्चन बन सकता है वो 1935 वाले एक्ट से पूछा जाएगा. उसके पहले वाले बस खाली आपको बेसिक्स पता होने चाहिए. सबसे पहले रेगुलेटिंग 1773 आया था, 73 वाला. उसमें गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल बंगाल में आया था. उसके बाद में एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एक सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हो गई थी. उसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में. उसमें डुअल कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट लेके आए और क्राउन ओवरसाइट ऑन द कंपनी. मतलब डुअल कंट्रोल से क्या हुआ. क्राउन क्राउन मतलब क्या? क्राउन का मतलब जो ब्रिटिश क्राउन था. ब्रिटिश क्राउन मतलब जो ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट थी वो अलग थी और कंपनी अलग थी. कंपनी लेके प्राइवेट कंपनी. तो कंपनी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी वो ब्रिटेन की थी और वो यहाँ पे ट्रेड करने आई थी. तो वो जो कंपनी थी वो अलग थी और वहां का क्राउन वो अलग था. तो अब उस पे भी मतलब अब जैसे कि वो बाहर उनको एक परमिशन मिली थी बाहर जाके ट्रेड करने के लिए, तो वो एक तरह से वो ब्रिटेन को ही रिप्रेजेंट करते थे. इसलिए क्राउन को लगा कि उनके ऊपर अगर कुछ भी होता है तो जो बदनामी होगी या कुछ भी आएगा वो ब्रिटेन के ऊपर आएगा. तो थोड़ा सा कंट्रोल करना भी जरूरी है. तो यहाँ से क्राउन ने धीरे धीरे कंपनी के ऊपर अपने रूल्स लगा के उनको कंट्रोल करना स्टार्ट किया यहाँ पे. इससे पहले नहीं था. इसके पहले कंट्रोल नहीं था. वो लोग अपने हिसाब से कर सकते थे काम. लेकिन यहाँ पर जब इतनी सारी मिसयूज होने लगे, प्रॉब्लम्स आने लगी, तब क्राउन ने धीरे धीरे चीजों को कंट्रोल करना स्टार्ट किया. तो पिट्स इंडिया एक्ट में डुअल कंट्रोल लेके क्राउन का एक ओवरलुक लिया. उसका आता है मेन 1813 वाला एक्ट, चार्टर एक्ट 1813. इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी. पहले क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल ईस्ट में ट्रेड कर सकती थी. ईस्ट का मतलब ब्रिटेन से ईस्ट में, ब्रिटेन से ईस्ट में, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इधर में जो ट्रेड होता था पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले मोनोपोली थी उसकी. तो उसको उन्होंने ब्रेक कर दिया किसमें, 1813 में. तो जो बाकी कंपनीज थी उनको भी अलाउ हो गया ट्रेड करना. तो वो लोग यहाँ पे आ गए
तो ये 1813 वाला एक्ट था, इससे बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी इंडिया में आई। उसे क्या हुआ कि काफी सारा नुकसान हुआ इंडियन ट्रेडर्स को, क्योंकि उस समय चीजें बहुत फ्रीली हो गई। मतलब पहले खाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद में भर भर के बाकी सारी कंपनीज भी आने लगी। एक तरह से ट्रेड बिल्कुल ओपन हो गया था 1813 वाले एक्ट में। और एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का वो फंड था, वो भी यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 1813 में। नेक्स्ट एक्ट आता है 1833 वाला एक्ट। इसमें लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ, ऑल इंडिया लॉज बनने लगे 1833 में। सेंट्रलाइजेशन हुआ, और पहले जो लॉज बनते थे वो एक एक रीजन के लिए अलग अलग बनते थे। अभी इसमें क्या हुआ कि 1813 में ऑल इंडिया लॉ बनने लगा, सेंट्रल। तो लेजिस्लेटिव सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं इसको, कि एक ही जहाँ पे सिंगल लॉ है जो पूरे इंडिया में काम करेगा। तो चार्टर एक्ट 1853 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का शुरुआत हुआ। मेरिट बेस्ड आईसीएस, जो सिविल सर्वेंट्स का एग्जाम होता था, वो मेरिट बेस्ड होना स्टार्ट हो गया 1853 से। क्राउन रूल, तो ये फेज वन। तो फेज वन था कंपनी रूल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था 73 से 58 तक, 1858 तक। तब तक ये चीजें, ये सारी 4-5 मेन चीजें। तो सेकेंड फेज स्टार्ट होता है जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद में फिर 1858 वाला एक्ट आया, तो वहां से क्राउन का सीधे कंट्रोल हो गया। पहले इनडायरेक्ट कंट्रोल था, फिर यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, कंपनी एबॉलिश हो गई। और कंपनी एबॉलिश नहीं हुई थी पूरी, बट ये था कि उसका ट्रेड वगैरह सब यहाँ से राइट्स ले लिए गए थे, वो बिल्कुल उसको बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया गया था। ओवरऑल कंपनी तब भी बाद में एग्जिस्ट करती थी। तो कंपनी एबॉलिश्ड एंड क्राउन रूल बिगिंस। एबॉलिश मतलब पावर उसकी पूरी एबॉलिश हो गई थी, और क्राउन रूल बिगिन। यहाँ पे क्राउन रूल स्टार्ट होता है 1858 से। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उसमें इंडियंस जो थे उनको नॉमिनेट करना स्टार्ट किया, लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ इंडिया का। काउंसिल एक्ट 1892 आया था, जिसमें बजट डिस्कशन करने का बजट में अलाउ किया गया, लोगों को पावर मिली बजट डिस्कशन की। और इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुए 1892 में। 1892 काउंसिल एक्ट से इनडायरेक्ट इलेक्शंस भी स्टार्ट हुए। उसके बाद आता है मॉडलो मिंटो रिफॉर्म्स 1909 वाला। इसमें खास बात क्या थी? सेपरेट इलेक्ट्रोड, जो कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी यहाँ पे। सेपरेट इलेक्ट्रोड की मुस्लिम्स को अलग इलेक्ट्रोड रहेगा। अलग सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है कि उनके ही कैंडिडेट रहेंगे, उनके ही लोग चुनेंगे। जैसे कि मान लो मुस्लिम्स को अलग इलेक्ट्रोड मिला, तो इसका मतलब जो मुस्लिम एरियाज है वहां पे मुस्लिम कैंडिडेट ही लड़ेंगे, और उन मुस्लिम कैंडिडेट्स को मुस्लिम पॉपुलेशन ही इलेक्ट करेगी, ऐसे। तो उसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्ट्रोड। रिलीजन बेस्ड डिवीजन हो जाना, कि वहां के वही लोग आएंगे और वही लोग चूज करेंगे। सो दिस इज सेपरेट इलेक्ट्रोड। एंड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आया 1919 में। तो इसका भी हमने पढ़ा, इसमें मेन दो चीजें थी, डायरकी और बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब दो हाउसेज जो होते हैं वो स्टार्ट हो गए, डायरकी स्टार्ट हो गई। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फेडरलिज्म स्टार्ट हुआ, ऑटोनॉमी मिली, और फेडरल कोर्ट आई थी, लगभग 250 प्रोविजंस। तो ये 3-4 मेन कीवर्ड्स हैं, आप इनको याद कर लेना। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट अच्छे से भी आपको पढ़ लेना है, जो डिटेल वाली बुक है उसमें से रिवाइज कर लेना उसको। ओके, सो दिस इज अबाउट द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, है ना। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन क्या क्या हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फेडरल और नॉट। ये क्वेश्चन आया कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था वो संघीय संघीय फेडरल था, फेडरल था या नहीं था। तो इसमें इसके ऊपर मतलब क्वेश्चन आते हैं कि था कि नहीं था, तो आप उसको थोड़ा सा एनालिसिस समझ लो उसका। इसने 35 वाला एक्ट ने क्या शुरू किया था? इंट्रोड्यूस फेडरल लिस्ट एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। जो लिस्ट वाला सिस्टम था ना, दो जैसे 3 लिस्ट होती है अभी, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अभी करंट में 3 लिस्ट होती है ना, उसी तरह से लिस्ट स्टार्ट की यहाँ पे किसने? 1935 वाले एक्ट में। और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी देना स्टार्ट किया। मतलब प्रोविंसेस थे कुछ, अब जैसे स्टेट लिस्ट होता है तो उसका मतलब क्या हुआ कि उन सब्जेक्ट पे स्टेट अपने खुद के लॉज बना सकती है ना। वही तो होता है स्टेट लिस्ट, और उसका कॉन्करेंट वाले में दोनों बना सकते हैं, यूनियन वाले में यूनियन। तो उसी तरह से जब ये लिस्ट वाला सिस्टम आया तो फिर प्रोविंशियल को ऑटोनॉमी बनी कि उन एरियाज में आप अपना खुद का एक्ट बना सकते हैं, खुद की चीजें बना सकते हैं, बट रिटेन स्ट्रॉन्ग गवर्नर जनरल कंट्रोल। तो जैसे अभी भी हम देखते हैं ना कॉन्करेंट लिस्ट में काफी सारी चीजें हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में है या फिर यूनियन लिस्ट में है, तो वैसे उसमें भी गवर्नर जनरल का कंट्रोल था, वो काफी स्ट्रॉन्ग था। मेन जो चीजें थी वो सारी की सारी गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थी, यूनियन लिस्ट में थी। प्रिंसली स्टेट्स नॉन एक्सेशन मेड फेडरेशन इन इफेक्टिव। जो
प्रिंसली स्टेट थे वो इसको ज्वाइन नहीं किए थे, उनको जो है उनमें ये चीज लागू नहीं हुई थी, जो ये लिस्ट वाला सिस्टम, तो उससे क्या हुआ, फेडरेशन था वो इनइफेक्टिव था। तो उस समय ये समझो दो चीजें थी, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट। ठीक है, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट में क्या अंतर था? प्रोविंसेस थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, वो प्रोविंसेस थे। जो प्रिंसली स्टेट थे वो खुद प्रिंस राजाओं के थे। तो हम पढ़ते नहीं कि जब भारत आजाद हुआ तो फिर सरदार पटेल जी ने 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ में मिला लिया। तो ये जो 500 प्लस प्रिंसली स्टेट थे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये छोटे छोटे यूनिट्स होते थे, एरिया होते थे, वहां के खुद के राजा होते थे, वो राजा ही पूरा मेंटेन करते थे। पब्लिक की नजर में वो राजा ही वहां के एरिया थे, वो उनके ही रूल्स थे, उनका ही चीजें चलता था। खाली फेस वो रहते थे, पीछे से गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट पूरा कंट्रोल रहता था, लेकिन उस एरिया के राजा वही होते थे। तो ये था प्रोविंस, ये क्या बोलते हैं, प्रिंसली स्टेट। बाकी प्रोविंसेस जो थे वो सीधे गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। तो जो जब आजादी के बाद में 500 प्लस प्रिंसली स्टेट्स को भी मिला के वो वाला प्रिंस वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया कि राजा महाराजा वाले को उपाधि नहीं रहेगी, उसको हटा के सीधे इंडिया में, इंडिया एज ए इंडिया टोटल यूनिट, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया हो गया उसके बाद में। ठीक, तो लेकिन जब ये सिस्टम आया तो उसमें खाली प्रोविंसेस के ऊपर काम हुआ था, प्रोविंस के ऊपर, लेकिन प्रिंसली स्टेट को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया था, तो उससे भी फेडरेशन था इन इफेक्टिव हो गया। तो इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, इट रिजल्टेड इन फेडरलिज्म ऑन पेपर, यूनिटरी इन प्रैक्टिस। तो एक तरह से ऑन पेपर तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी कि ये कुछ कुछ एरियाज हैं जिसमें आपको काम करने के लिए सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी मेन कंट्रोल जो था वो गवर्नर जनरल के अंदर में था। उसको मतलब यूनिटी इन प्रैक्टिस मतलब फिर भी कंट्रोल सेंट्रलाइज था। तो ऐसे करके आप इन पॉइंट्स को पे आर्ग्यूमेंट्स देके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेशनलिस्ट इनपुट, अब जो नेशनलिस्ट इनपुट का मतलब जो इंडियन लोग थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका क्या इनपुट था तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो उसमें मेन जो रिपोर्ट आई थी वो नेहरू रिपोर्ट 1921, सॉरी 1928। तो जो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, इसका काफी रोल था। यहां से ही शुरुआत हुई थी एक कॉन्स्टिट्यूशन, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होने का डिमांड स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट जो था वो नेहरू रिपोर्ट था 1928। तो इसको लिखेंगे, एम एन रॉय ने 1935 में आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा का जो आइडिया था वो एम एन रॉय ने 1934 में दिया था। फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया, उसमें भी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रूव हो गई थी। जो तीन मेन फैक्टर्स हैं, नेशनलिस्ट अप्रोच या इंडियंस का रोल पूछे तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर अब आता है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेन आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, ये 2024 में पूछा भी गया है ना, 2024 का पीवाईक्यू है, ये टॉपिक पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए। जो संविधान सभा थी उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले बेसिक्स आपको, फैक्चुअल चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कुछ कुछ, है ना, कब स्टार्ट हुआ था, कौन था। उसके बाद में एनालिसिस, क्योंकि पीवाईक्यू मतलब क्वेश्चन कई बार टू द पॉइंट आता है कि, और ऐसे पूछा आता है, फैक्चुअल चीजें भी पूछी आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? अंबेडकर जी थे। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू जी ने पास किया था, कब? 13 दिसंबर 1946 में। एडॉप्ट कब किया गया था? एडॉप्ट कब गया था? 26 नवंबर 1949, 1949, 26 नवंबर। इन्फोर्समेंट कब से था? 26 जनवरी 1950 से। क्रिटिसिज्म, अब ये जो बनाने का, असेंबली का क्रिटिसिज्म कहां कहां से आया था? मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था। लिमिटेड प्रिंसली स्टेट रोल, जो प्रिंसली स्टेट थी 500 प्लस, उनका रोल भी काफी लिमिटेड था यहाँ पे, और मुस्लिम लीग ने भी बाइकआउट किया था। ये दो क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं आप इनको। फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये तो हिस्टोरिकल वाला एस्पेक्ट यहाँ पे कवर हो गया। अब आता मेन यहाँ पे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर्स क्या है? ओके, एक और चीज आती है यहाँ पे, जैसे क्रिटिसिज्म, अगर असेंबली को ही क्रिटिसाइज किया जाए तो ये दो पॉइंट्स तो यहाँ पे लिखे, दो तीन पॉइंट्स, इसमें आप दो तीन चीजें और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि सिंगल पार्टी वाला रोल, जैसे बताया यहाँ पे कि कांग्रेस पार्टी मेजर थी, डोमिनेटिंग थी, तो वो सिंगल पार्टी भी लिख सकते हैं, एक वो हो गया। और एक ये भी था कि लॉयर्स जो थे, लॉयर है ना, उनका भी काफी डोमिनेंस था। मेजोरिटी जो मेंबर्स थे वो वकील थे, तो उनकी जो लिखने की भाषा थी ना, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड थी। अगर संविधान पढ़ेंगे आप तो उसकी जो भाषा है वो काफी क्लिष्ट और जटिल है, क्योंकि उसमें लॉयर्स लोगों ने कब बनाया था उसको, असेंबली में मेजोरिटी लॉयर्स थे, तो उनकी भाषा भी काफी कठिन थी, जो आम आदमियों को समझने में काफी दिक्कत होता है उसको। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म था कि लॉयर्स मेजर डोमिनेटिंग थे।
बाकी पॉजिटिव साइड में देखेंगे तो वुमेन भी इंक्लूड थी, तो वो वाला पॉजिटिव डाल सकते हैं कि वुमेन आल्सो इंक्लूडेड इन सब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है। उसके अंदर फिर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एग्जांपल यूके से लिया गया है इन्फ्लुएंस है पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम की खास बात क्या होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सारे मिनिस्टर्स सब लोग कलेक्टिवली जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फेडरलिज्म विद यूनिटरी टिल्ट, फेडरलिज्म तो है, देखो दो तरह से होते हैं, एक यूनिटरी होता है और एक फेडरलिज्म होता है। मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि कई बार मोस्ट ऑफ द चीजों में ना दो स्ट्रीम चलती हैं, एक एक इधर वाला एक्सट्रीम, एक इधर वाला एक्सट्रीम, चाहे वो इकोनॉमी टाइप हो, चाहे वो फेडरेशन हो, चाहे कुछ भी हो, एक इधर वाला एंड और एक इधर वाला एंड। और इंडिया ने मोस्टली प्लेसेस पे कोशिश किया कि बैलेंस, मध्यम मार्ग लेके चले, बीच वाला। तो एक तो यूनिटरी था और एक होता है फेडरलिज्म। यूनिटरी में टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल, फेडरलिज्म में टोटली स्टेट्स को कंट्रोल। इंडिया ने क्या बीच का मध्यम मार्ग अपनाया, उसको क्वाड्सी फेडरलिज्म बोलते हैं। ये कनाडा से इंस्पायर था, फेडरलिज्म विद यूनिटरी टिल्ट, मतलब फेडरलिज्म भी है लेकिन थोड़ा सा टिल्ट जो है वो यूनियन की तरफ है। और वो यूनियन की तरफ क्यों है, फेडरेशन क्यों नहीं किया गया, है ना, फेडरलिज्म क्यों नहीं किया गया इंडिया को, क्योंकि जैसे यूएसए, फेडरलिज्म का एग्जांपल क्या है, यूएसए। अब यूएसए में क्या है कि जो स्टेट्स थी वो आपस में मिलके एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस एग्रीमेंट के साइन करके वो एक कंट्री बनी थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब उसके बाद में क्या हुआ कि वहां पे जब साथ में मिलके आए और उन्होंने इस कंट्री को बनाया, तो उनके बीच में एक अग्रीमेंट था और वो उनको ऑटोनॉमी भी चाहिए थी, तो वो आपस में मिलके आए, तो वो फेडरलिज्म वहां पे सुटेबल है उस कंडीशन के लिए। लेकिन इंडिया का जो जब आजाद हुआ भारत, तो उस समय ऑलरेडी वो टुकड़ों में बटा हुआ था, और वो ऐसे थे ना कि वो सबको अपना अपना राज्य अलग चाहिए था। उनको ये चाहिए था कि हम अपना खुद के राजा हैं, जो प्रिंसली स्टेट थे वो भी मेजोरिटी ऐसे थे कि हम राजा हैं भैया, हम इंडिया में नहीं आएंगे। जो प्रिंसली स्टेट थे, जो यूनिट्स थे, उनके सामने दो ऑप्शन रखे गए, तीन ऑप्शन रखे गए थे, या तो आप इंडिया में ज्वाइन करिए, या तो पाकिस्तान में ज्वाइन करिए, या तो आप खुद इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो वो जो थर्ड क्लॉज आ गया ना कि आप खुद इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, वहां पे मेन कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हुआ। अगर उनके पास दो ऑप्शन होते, इंडिया या पाकिस्तान, तो फिर उनको कोई ना कोई चूज करना पड़ता। तो इंडिया या पाकिस्तान, थर्ड आया खुद, अपना खुद का भी इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो उसमें लोगों ने कहा कि हम क्यों क्यों ज्वाइन करेंगे किसी को, हम अपना खुद का राज्य बनाएंगे, हम यहाँ के राजा हैं, हम किसी के अंदर नहीं आएंगे। तो उसमें ही मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। तो अगर फेडरलिज्म होता, अगर सबको अलग अलग स्टेट्स को खुद का पावर हो जाए इतना फ्रीली जैसा यूएसए में, तो वो लोग बिल्कुल अपना एरिया अलग ही डिमांड करने लगे। जैसे अभी भी आती रहती कि तमिलनाडु में अलग, तमिलनाडु को एक अलग कंट्री बनाओ, इसको एक अलग कंट्री बनाओ, है ना, इस तरह की डिमांड आने लगेगी। तो फिर उससे जो भारत की जो इंटीग्रिटी है, जो भारत की एकता है, अखंडता है, उसमें काफी समस्याएं आएंगी। हर क्षेत्र अपना अलग देश बनाने का वो करेगा। तो इसलिए यूनिटरी टिल्ट जरूरी है। यूनिटरी टिल्ट से एक उसको इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, आपस में जोड़ के रखने के लिए यूनिटरी टिल्ट बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि इंडिया ने यूनिटरी टिल्ट क्यों अपनाया, ठीक है, खासकर इंटीग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन करने के लिए, अखंडता और संप्रभुता। फेडरलिज्म तो कनाडा वाला ये जो था उसको यहाँ पे फॉलो किया गया। फंडामेंटल राइट्स, तो बेसिकली ये अलग अलग कंट्री से क्यों लिया गया, उन्होंने जब हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी वाले, उन्होंने सारे मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस को अध्ययन किया, वहां पे देखा कि क्या क्या चीजें अच्छी हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अच्छा है ना, और उन प्रोविजंस को लेके इंडिया के सुटेबल, इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से जो चीज सूट करती थी उसको मॉडिफाई करके कुछ चीजें एज इट इज ले ली, और जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड थी या इंडिया में नहीं सुटेबल थी उसको मॉडिफाई करके इंडिया की सुटेबल फॉर्म में रख के फिर उसमें इंक्लूड किया। तो इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एक और क्रिटिसिज्म आता है, वो ये बोलते हैं कि इन्होंने कुछ नया काम तो किया ही नहीं, इनोवेशन की कमी थी। ये भी क्रिटिसिज्म आता है कि इन्होंने तो क्या किया कि 10 जगह से 10 कॉन्स्टिट्यूशन से एक एक टॉपिक उठाया और उसको आपस में मिलकर असेंबल कर दिया और उसमें एक नया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। तो इन्होंने खुद का कुछ किया ही नहीं, बहुत ज्यादा कुछ इनोवेशन नहीं किया, 10 जगह से एक एक टॉपिक चीजें उठा ली, कुछ कुछ प्रोविजन, और मिला के एक सिंगल में फाइल कर दिया। तो ऐसे इससे उधार का थैला जैसे बोला मोनी जी ने, वही दूसरी जगह से उठा लिया और कॉपी करके ले आए। तो वो क्रिटिसिज्म है
आप अगर इसी पॉइंट को पॉजिटिव में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल कंट्रीज, जितने भी संविधान थे विश्व में सबका अच्छा अच्छा उठाया और इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से उसको मोल्ड करके उसको शिफ्ट करके फिर उन्होंने उसको बनाया। तो ये भी काम बहुत मेहनत का है, आपको सब कुछ सारा हर देश का पढ़ना, वहां से अच्छी चीज निकालना और फिर उसको भारत के माहौल के हिसाब से ढाल के लेके आना, इतना ही खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा चीज उन्होंने अचीव किया था। तो इसको एज ए पॉजिटिव में दिखाना है तो इस तरह से दिखा दो, और निगेटिव में उधार का थैला लिखना है तो वो दिखा दो। ठीक, तो पॉजिटिव निगेटिव वाले में ये आ जाता है। और भी जैसे क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूशन की, काफी लंबा है, काफी समय लगा इसको, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ये भी बोलते हैं कि इसको ड्राफ्ट करने में बहुत टाइम लगा, यूएसए का काफी जल्दी हो गया था, इसको ड्राफ्ट करने में लगभग 3 साल का समय लग गया है ना, तो वो काफी लेंथी भी है, काफी लॉन्ग टाइम लगा, वो सभी क्रिटिसिज्म है, वहां लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो दिस इज देयर। नाउ नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स, यूएसए से लिया गया आर्टिकल 12 to 35, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया, इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिए गए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है फ्रांस से लिया गया आर्टिकल 326। तो ये सारे फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, और कहां से लिए गए वो भी, अगर कोई ऐसा फीचर पूछा जाए तो फीचर में लोग ये तो लिख देते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम लिख देते हैं, ये लिख देते हैं। अगर आप उसमें वैल्यूएशन करना चाहते हैं तो आप उसमें आर्टिकल लिख सकते हैं, और साथ में कहां से लिया गया है वो भी लिखना जरूरी है। ये लोग याद नहीं करते, हम लोग प्रीलिम्स में याद करते हैं ये चीज, लेकिन मेंस में याद नहीं करते हैं और हम भूल जाते हैं। अगर आपको जो भी चीजें हैं यहाँ पे, जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे याद कर लो और लिख के इसको सही कर लो, मतलब इसको याद कर लो, उसको लिख देना वहां पे, ठीक है, याद कर ले, लिख लो यहाँ पे। फिर आर्टिकल 368, नेक्स्ट है आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको एक और चीज खास बात थी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो खास बात ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, है ना, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, ओके। तो आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 क्या बोलता है? अब ये जो आर्टिकल 368 वाला एरिया है वो किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है आपके अमेंडमेंट से। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना तो उसका एक मेन चीज यहाँ पे, एक और चीज उसकी खास बात रखी गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब कि वो उसको इस तरह से बनाया गया कि उन्होंने, अम्बेडकर जी ने बोला था कि ये ऐसे रिजिड नहीं, एक ही ऐसा नहीं कि बना दिया और वो फिक्स हो गया, वो डायनामिक है, वो समय के हिसाब से बदलता रहेगा, उसमें मॉडिफिकेशन आता रहेगा, जिससे कि हम भविष्य में आने वाली नीड, जरूरतों को उसमें डाल सकें। तो इसलिए उसको एक लिविंग डॉक्यूमेंट बोला गया था। तो अब वो लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब कि वो भविष्य की जरूरतों को हिसाब से ढाला जा सके, उसको ऐसे मोल्ड किया जा सके। तो वो भविष्य की डिमांड को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए था अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो ये अमेंडमेंट प्रोसीजर क्यों रखा गया? ताकि वो जो फ्यूचर में आने वाली चीजें हों, समय के साथ जो चीजें बदलती रहती हैं, उन सबको एकोमोडेट कर सके, उस समय के लिए ज्यादा रिलेवेंट हो सके, है ना। तो ये होता है अमेंडमेंट प्रोसीजर। अब अमेंडमेंट भी 3 तरह से मेनली किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन। ठीक है, तो ये 3 तरह से होता है। अब इस सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है जो सिंपल चीजें होती हैं, ऑर्डिनरी चीजें होती हैं, उनको एक सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी का मतलब मेजोरिटी होता है प्रेजेंट इन वोटिंग, जो मतलब जैसे 50 हैं, 50 लोग हैं तो उसमें 25+1 है ना, हाफ प्लस 1, तो दैट इज कॉल्ड सिंपल मेजोरिटी, 50% + 1। तो ये होता है ऑर्डिनरी लॉज, उसके लिए होता है, जैसे एग्जांपल है न्यू स्टेट का फॉर्मेशन, तो उसको सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी जो होती है उसमें 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, जो जितने लोग होते हैं उनके 2/3 लोगों को 2/3 वोट आने चाहिए यहाँ पे, है ना। जैसे कि यहाँ पे 60 लोग हैं, मतलब 60 लोग हैं प्रेजेंट, 60 लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, तो इसमें कितना होना चाहिए? 2/3 का मतलब 40, 40 लोगों का वोट आना चाहिए कम से कम, इसके लिए 2/3 मेजोरिटी के लिए, ठीक। और 2/3 और प्लस सिंपल मेजोरिटी भी होना चाहिए, आधे से एक प्लस भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन, 2/3 प्लस सिंपल मेजोरिटी दोनों मिलना चाहिए, उसके लिए फिर उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। उसमें क्या क्या चीज आती है? फंडामेंटल राइट्स को या डीपीएसपी को मॉडिफाई करना है तो वो सिंपल स्पेशल मेजोरिटी से आप कर सकते हैं। एक आता है स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट रेटिफिकेशन, तो जो स्पेशल मेजोरिटी है वो तो रहेगी, साथ में 50% जो स्टेट्स हैं उनको भी एग्री करना पड़ेगा उस चीजों पे,
अगर 50% स्टेट ने एग्री कर लिया कि हाँ ये जो चीजें हैं वो सही है, तो आगे फिर प्रोसीड होंगी। इसमें क्या आता है, फेडरल प्रोविजन, ऐसी चीजें जिसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हो, फेडरल प्रोविजंस उनके लिए स्टेट का भी मंजूरी होना, कम से कम आधे स्टेट्स का मंजूरी होना, 50% स्टेट का मंजूरी होना काफी जरूरी है। ठीक, तो ये हो गया स्टेट रेटिफिकेशन के साथ वाली थर्ड वाली मेजोरिटी। तो ये 3 तरह की मेजोरिटी होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, बैलेंस, रिजिडिटी। हाँ भाई, क्यों अमेंडमेंट का क्या है कि बैलेंस, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये 3 तरह का क्यों रखा गया। एक मेजर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक ही तरह की मेजोरिटी क्यों नहीं रखी गई, मतलब एक ही तरह का अमेंडमेंट प्रोसीजर क्यों नहीं रखा गया, 3 अलग अलग क्यों रखे गए। तो ये जो तीनों है ना, उसमें अलग अलग लेवल का कॉम्प्लिकेशन है। सिंपल वाला बहुत आसानी से हो जाता है, स्पेशल मेजोरिटी वाला उससे कठिन है, और स्पेशल प्लस स्टेट रेटिफिकेशन लेना उससे भी कठिन है। तो इसलिए ये रखा गया कि सिंपल मेजोरिटी से फ्लेक्सिबिलिटी है कि छोटी छोटी चीजों के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, फटाफट आप उसको मॉडिफाई कर पाए, तो हम सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं। लेकिन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, जो बहुत इंपैक्टफुल चीजें हैं, जिससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत क्रिटिकल इन नेचर है, उन चीजों को इतनी आसानी से मॉडिफाई करने लायक भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में रखा गया, उसको थोड़ा सा ज्यादा स्क्रूटनी के अंदर में रखा गया है। ठीक है, तो ये 2 इसमें आ जाते हैं, स्पेशल और मेजोरिटी इसके अंदर में। तो एक बैलेंस क्रिएट करता है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। ठीक है, नेक्स्ट है 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। ओके, अब ये 2000 जीएसटी वाला एक्ट है, ये अब ये पेट्रोल यही एक्ट क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये पीवाईक्यू है, पूछा गया है ये पहले, है ना, शायद यूपीएससी में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे जीएसटी तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद वाले जो एक्ट है ना, 104, 2, 3, 4, 5, उनको भी अच्छे से पढ़ लो, रिसेंट वाले, उसमें भी एक सिंगल पूछा जा सकता है, उनको तैयार कर लो आप। 101 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया था। ये बेसिकली जीएसटी के बारे में था, ड्यूअल जीएसटी, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी एंड आईजीएसटी, ये 3 तरह की होती हैं। इंट्रोड्यूस द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन, बेसिकली जीएसटी से रिलेटेड था, इसमें सब चीजें थी। जीएसटी काउंसिल हुई आर्टिकल 279A के अंदर में। बाकी इसके जीएसटी के बेनिफिट्स आपको पता ही है। आगे फिर आए लैंडमार्क अमेंडमेंट्स। ओवरऑल अमेंडमेंट में कुछ लैंडमार्क अमेंडमेंट्स थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी पता क्यों होने चाहिए, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं जो खुद में ही बहुत बड़े हैं नेचर में, जैसे कि केशवानंद भारती केस वाला है ना, तो इस तरह के केसेस उसके बाद में जो अमेंडमेंट आए, और 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, ये सब इतने बड़े थे ना, खुद में ही एक प्रॉपर क्वेश्चन होने की क्षमता रखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बाकी जो है छोटे छोटे वाले, उनको आप अपने क्वेश्चन में जब आंसर लिखेंगे उनमें वैल्यू एडिशन की तरह प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो लैंडमार्क अमेंडमेंट कौन कौन से थे, पहला था 1951 का अमेंडमेंट एक्ट, उसमें 9 शेड्यूल वाला कॉन्सेप्ट आया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में। 9 शेड्यूल और आर्टिकल 54 जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, वो चीजें यहाँ पे शुरू आई 1951 में। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसमें जो सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये जो 3 थे वर्ड, ये ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। डीपीएसपी को स्ट्रेंथन किया गया था। 44 अमेंडमेंट में आर्टिकल 21 मेड नॉन सस्पेंडेबल 44th अमेंडमेंट में। तो 42nd अमेंडमेंट है वो ऑलरेडी खुद में काफी डिटेल्ड है, तो उसको भी आप एक बार देख लेना, 44 वाले को एक अच्छे से देख लेना, है ना, बड़ी वाली किताब से। बाकी नॉट 44th, सॉरी 42nd, जो 42nd वाला अमेंडमेंट था उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, तो उसको आप अच्छे से देख लेना, यहाँ पे काफी चेंजेस हुए थे। उन मोस्ट ऑफ द चेंजेस को रिवर्स कर दिया गया था 44 में। 52nd अमेंडमेंट में एंटी डिफेक्शन आया 10th शेड्यूल के अंदर। 86th अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A आया, राइट टू एजुकेशन। 101 में जीएसटी आया, 103 में ईडब्ल्यूएस आया, और 106 में वुमेन रिजर्वेशन आया लोकसभा और विधानसभा में। ओके, तो 106 भी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना आप। तो इस वाले को 44 को जो मैं बोल रहा हूँ उनको मार्क कर लो, और बड़ी वाली किताब जो है ना डिटेल वाली, उनसे तैयार कर लेना। क्रिटिसिज्म ऑफ आर्टिकल 368। अब 368 जो आर्टिकल है, 368 के अंदर में जो अमेंडमेंट होता है, उस अमेंडमेंट के अंदर क्या क्रिटिसिज्म है। जैसे हमने फायदा तो देख लिया कि ये बैलेंस बनाने के लिए किया गया है, रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन उसको क्यों मतलब उसकी कमियां क्या है, उसके अंदर आलोचनाएं क्या है। सबसे पहले ये है कि नो स्टेट इनिशिएट, कोई स्टेट है वो इनिशिएट नहीं कर सकती। 368 वाला है, उसको केवल पार्लियामेंट में इनिशिएट किया जा सकता है, ना कि किसी स्टेट लेजिस्लेटिव में। जैसे यूपी चाहे शुरू करना तो नहीं कर सकता, खाली पार्लियामेंट ही करेगा।
संसद में होगा। तो सबसे पहला ये आलोचना है कि स्टेट चाहे तो नहीं कर सकती। एक्सेसिव रिजिडिटी, बहुत ज्यादा टू थर्ड वाला मेजोरिटी लाना, फिर कुछ में स्टेट का भी लेना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है। तो ये मुश्किल प्रोसेस है तो चीजें अटक जाती हैं, काफी डिले होती हैं, मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, तो इस वजह से काफी चीजें पास नहीं हो पाती हैं। नो रेटिफिकेशन टाइमलाइन, कोई टाइमलाइन में नहीं, स्टेट को रेटिफिकेशन को बोलते हैं कि आपको जो हाँ या ना कुछ बोलना है, तो उसका कोई समय सीमा नहीं लिखी गई, तो स्टेट लोग क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं चीजों को। लिमिटेड फेडरल रोल, जो संघ की भूमिका होती है वो भी काफी सीमित है। मेजिटोरियन मिसयूज, उसका भी रिस्क है काफी। जो बहुमतवादी है, जो मेजोरिटी पार्टी है, वो काफी मिसयूज कर सकती है, क्योंकि टू थर्ड प्रेजेंट इन वोटिंग कौन है, एमपीज हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब मेजोरिटी अगर ज्यादा है तो उनको टू थर्ड लाना बहुत आसान होगा। अगर मान लीजिए नंबर्स उनके ज्यादा हैं, काफी किसी भी पार्टी के उनके ज्यादा लोग हैं, तो वो उसी उनकी जो भी चीज प्रेजेंट करेंगे, जो भी चीज वो लाना चाहेंगे वो ला सकते हैं। वो कुछ भी लाना चाहें, अगर उल्टा पुल्टा भी लाना चाहें तो ला सकते हैं, क्योंकि उनके नंबर्स हैं, उनके एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनके एमपीज हैं, तो वो वहां पे कुछ भी विधेयक लेके आएंगे, उसको पास करने में बहुत आसानी हो जाएगी, बिल पास हो जाएगा तुरंत। और वो अब तो मतलब प्रेसिडेंट भी मोस्टली उन्हीं पार्टी से रिलेटेड होते कनेक्टेड होते हैं, तो वो भी हाँ कर देते हैं। तब ये फिर इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, अगर मेजोरिटी पार्टी चाहे तो वो अपनी इच्छाओं के अनुसार उसको ला सकती है। तो उसके लिए क्या मतलब उसको रोकने के लिए क्या प्रावधान है फिर आगे, फिर जब यहाँ से निकल जाएगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट अगर वो होता है ना, अगर उसको जुडिशियल रिव्यू में वो देखेगी कि अगर कोई भी ऐसा लॉ आ रहा है या कोई अमेंडमेंट आ रहा है जिससे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अफेक्ट हो रहा है, फिर उसको वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट फिर वापस से रिजेक्ट कर सकती है। जैसे वो एनजेएसी वाला था, है ना, एनजेएसी था, एक्ट आया था, तो पार्लियामेंट ने तो दे दिया, फिर यहाँ पे बाद में वो रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे ही कोई भी अमेंडमेंट अगर कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करता है तो जुडिशरी उसको बाद में भी रिजेक्ट कर सकती है। तो इसके सेफगार्ड वही जुडिशरी है। वे फॉरवर्ड इश्यूज के लिए, एक्सपेंड स्टेट रोल, स्टेट रोल जो है उसको एक्सपेंड करो। वीआरसी ने भी इसके बारे में बात की है, केशवानंद भारती वाले केस में भी इससे बात हुई थी कि जो स्टेट का रोल है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में, उसको थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में होना चाहिए। टाइम बाउंड रेटिफिकेशन होना चाहिए, स्टेट को कुछ भी बोलना है, हाँ बोलो या ना बोलो, लेकिन जल्दी बोलो, है ना, चुप बैठ लेके मत बैठो। जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, जैसे मिनर्वा मिल्स केस में सेफगार्ड दिए गए थे। परमानेंट रिव्यू बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसी रिव्यू बॉडी होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार रिव्यू करता रहे खुद से। ऐसा नहीं कि कोई रैंडमली कुछ आया तो बीच बीच में कुछ अमेंडमेंट आया, जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं कुछ करते हैं तो हो जाता है। उसकी जगह पे एक बॉडी होनी चाहिए जो रेगुलरली हर 2 साल 4 साल 5 साल में पार्लियामेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करे, उसमें जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं उसको करे। एग्जाम्पल है फ्लोरिडा कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल, फ्लोरिडा में जो है वो ऐसे ही है, एक परमानेंट रिव्यू बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करती है। की जजमेंट, केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आई थी इसमें। मिनर्वा मिल्स 1980, लिमिट्स ऑन अमेंडिंग पावर, अमेंडमेंट की पावर को लिमिट करता है। सरकारी अनपुंछी कमीशन जो है, ये 2 कमीशन है जो फेडरलिज्म से रिलेटेड है ना, स्टेट पावर्स के रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप तैयार कर लेना, सरकारिया और पुंछी कमीशन, और इनकी रिकमेंडेशन को प्रयोग करना। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कोटेशंस, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एज गुड एज इट्स पीपल। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसके भी इवोल्यूशन हैं कि डिफरेंट कैसे इवॉल्व हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस आया 1951 में, उसमें कहा गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट। जो पार्लियामेंट है, जो 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया, तो सबसे पहले इसमें बेसिकली क्या होता था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है कि नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कॉन्सेप्ट फंडामेंटल राइट के ऊपर था। जो मेन झगड़ा था वो फंडामेंटल राइट के ऊपर झगड़ा था कि फंडामेंटल राइट है किसी के जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, अगर पार्लियामेंट चाहे, मेजोरिटी पार्टी चाहे, तो उसको क्या छीन सकती है। ये कहां से शुरू हुआ था, जब वो बना था, क्या बोलते हैं,
जैसे राइट टू प्रॉपर्टी था पहले, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था कि जमीन का होने का या प्रॉपर्टी होने का भी एक अधिकार है। लेकिन सरकार नियम लेके आई लैंड सीलिंग एक्ट, जो लैंड रिफॉर्म्स लेके आई ना, तो लैंड रिफॉर्म में एक्ट लेके आई लैंड सीलिंग एक्ट कि एक आदमी इतने ज्यादा एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता अपने पास। पहले जमींदार होते थे इनके पास 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ जमीन होती थी, है ना, सबकी सबकी जमीन उन्होंने हथिया के रखी थी 500 एकड़ की। तो सरकार लेके आई कि भाई 100 एकड़ से या 50 एकड़ से ऊपर आपके पास नहीं रह सकती जमीन। तो अब उन्होंने कहा ये तो मेरा वो अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि मेरे पास जमीन का अधिकार है, अगर आप बोलेंगे तो मैं मेरा जमीन छीनेंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पे फिर कंट्रोवर्सी चली। वो जो फर्स्ट अमेंडमेंट आया था जिसमें 9th शेड्यूल लेके आया, तो उसमें उन्होंने यही किया था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी वाला हटा के और उससे रिलेटेड चीजों को 9th वाले में डाल दिया शेड्यूल में, जो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करता है 9th शेड्यूल, है ना, इसलिए उसको वहां पे डाल दिया कि आप बात बात पे प्रॉपर्टी वाले केसेस को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। और जो वहां पे लैंड सीलिंग एक्ट वहां पे लेके आया, तो उन्होंने पार्लियामेंट ने कहा, शंकरी प्रसाद वाले केस में बोला गया था कि हाँ ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है, राइट टू प्रॉपर्टी जो छीना गया है वो जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं, ले सकती है। ठीक, ये 1951 में आके वो 9th शेड्यूल बन गया, उसी साल में आया था ना फर्स्ट अमेंडमेंट 51 में। उसके बाद में आता है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में। तो 1965 में सज्जन सिंह आया, उन्होंने भी बोला कि हाँ भाई जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट कर सकती है। फिर आया गोलकनाथ केस 67 में, उसके 2 साल बाद 65 के अगले 2 साल बाद आया 67 में गोलकनाथ केस। यहाँ पे पूरा जो वो था वो रिवर्स हो गया, चेंज हो गया। गोलकनाथ केस में बोला गया, जो शंकरी प्रसाद में बोला गया था कि हाँ अमेंड कर सकती है, गोलकनाथ में उल्टा हो गया। उन्होंने बोला पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड, पार्लियामेंट नहीं बदल सकती है फंडामेंटल राइट्स को। अगर ऐसे तो उन्होंने जस्टिफाई किया कि ऐसे तो कोई भी राइट उठा के गवर्नमेंट चाहे तो हटा सकती है, बोलेगी राइट टू प्राइवेसी नहीं है, राइट टू लाइफ नहीं है, कल को बोलेगी, है ना, तो वो चीज नहीं करना है। इसलिए पार्लियामेंट जो है ऐसे फंडामेंटल राइट्स को नहीं चेंज कर सकती, वो गोलकनाथ में बोला गया था। अब फिर वापस कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई चीजें, है ना, फिर गवर्नमेंट लेके आई वो क्या बोलते हैं अपने खुद के बिल पास काउंटर करने के लिए। फिर वापस से 73 में आया केशवानंद भारती केस। अब केशवानंद भारती में बैलेंस क्रिएट किया गया। अब शंकरी में बोला कि कर सकती है, सज्जन में बोला कर सकती है, गोलकनाथ में बोला कि नहीं कर सकती। तो केशवानंद में भारती में एक बैलेंस बीच का मध्यम मार्ग लेके आया कि भाई हाँ ना चलता रहेगा। तो केशवानंद भारती में बोले कि कर सकती है फंडामेंटल राइट्स। तो जो यहाँ पे था ऊपर वाले केसेस, तो वो यहाँ पे वापस से अलाउ कर दिया कि जो पार्लियामेंट है वो कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो नया कॉन्सेप्ट लेके आ गया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लेके आ गया कि लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो चीजें बेसिक स्ट्रक्चर में है उसको नहीं बदल सकती, उसको तो मेंटेन करना है। आप बदल सकते हो सब कुछ, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये बेसिकली ये चीज लेके आया कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप बाकी चीजें कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में जो जो चीजें हैं उनको चेंज नहीं कर सकते आप। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो इसका इनका कोई बेसिक डेफिनेशन भी नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का कि क्या क्या आता है। बाई डिफरेंट अलग अलग केसेस के माध्यम से बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई हैं, लेकिन ये कोई रिटेन डॉक्यूमेंट नहीं है। फिर इंदिरा गांधी केस आया, उसमें भी आर्टिकल 39 अमेंडमेंट को कट कर दिया। मिनर्वा मिल केस आया, उसमें भी कुछ जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था उसके कुछ पार्ट्स हुए। फिर वो वामन राव केस आया, और फिर IR कोलो केस 2007 वाला, उसमें 9 शेड्यूल लॉज अंडर जुडिशरी की स्क्रूटनी। BSD का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मतलब BSD शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो जो IR कोलो केस है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 9th वाला शेड्यूल था उसमें जो भी चीजें थी वो जुडिशियल रिव्यू से मतलब प्रोटेक्टेड थी। पहले वहां था कि 9th शेड्यूल में जो चीजें हैं वहां पे उनका जुडिशियल रिव्यू में नहीं आते वो, लेकिन कोलो केस में, IR कोलो केस में वर्सेस तमिलनाडु में 2007 में ये बोला गया जो 9th शेड्यूल के लॉज हैं वो भी जुडिशियल रिव्यू में आते हैं, वो उनसे प्रोटेक्ट नहीं है। फर्स्ट अमेंडमेंट में वो 9th शेड्यूल वाला कॉन्सेप्ट आया था, उसमें सबको प्रोटेक्ट कर दिया, वहां पे जो लॉज हैं वो नहीं जाएंगे। लेकिन अभी 2007 में उसमें भी चेंज हो गया कि इतना ऐसे एब्सोल्यूट जो है एब्सोल्यूट आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, उसका भी स्क्रूटनी होगा, उसमें भी रिव्यू होगा। खाली रिव्यू का पैरामीटर क्या रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो एक उसका पैरामीटर रहेगी, मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो बदलना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, अभी इंपॉर्टेंस क्या है 2019 में पूछा गया है।
पार्लियामेंट को लिमिट करती है, ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी नहीं कर सकते, जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन लेके आती है, वैल्यू प्रोटेक्शन करती है, चेक्स और बैलेंसेस क्रिएट करती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करती है। तो ये सब फायदे हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के। सुप्रीम कोर्ट चेक ऑन अमेंडमेंट पावर, ये सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं। आर्टिकल उसके अलावा मतलब क्या क्या चीजें हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट पावर पे कंट्रोल रखता है। आर्टिकल 368 पे रखता है, केशवानंद भारती से बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। और फिर मिनर्वा मिल केस में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को वापस से बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं वो सबसे ज्यादा ऊपर रखी जाएंगी। आईआर कोलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये यूपीएससी में पूछा गया था, खाली ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट है यूपीएससी में पूछा गया था एज इट इज, उसका पीवाईक्यू है ना। जिस साल मैंने लिखा था उसमें मैंने मेंस लिखा था, उसमें ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुझे मतलब ये थोड़े थोड़े तो आइडिया था कि एक दो लाइन पता थी, लेकिन इसका पूरा क्वेश्चन ही आ गया था कि पूरा इसको लिखना है इसके बारे में। अब उसमें 10 मार्क का क्वेश्चन लिखना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो कुछ भी लेफ्ट राइट करके तो ऐसे लिख दिया बना के। तो ऐसे कि अगर हमको बेसिक्स पता होते लेकिन वही एक अगर पूरा क्वेश्चन बन के आ जाता है तो मुश्किल हो जाता है। तो आपको यही काम करना है कि मेन को थोड़ा सा पढ़ लो अच्छे से डिटेल में, क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन बने तब भी आप लिख पाओ उसको। 9th शेड्यूल लॉ सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू है कि 1973 के बाद में जितने भी 9th शेड्यूल में चीजें गई हैं वो सब जुडिशियल रिव्यू के अंदर में आएंगी, और वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में उसको रिव्यू करेंगे। पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट पावर इन बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, लेकिन जो कोर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है उसको नहीं कर सकती। पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है लेकिन कोर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को नहीं कर सकती, बेसिकली यही बात बता रहे हैं। क्रिटिसिज्म क्या है इसका, मूल संरचना सिद्धांत की क्रिटिसिज्म, जो भी अगर क्वेश्चन आता है इसमें तो आप उसके पॉजिटिव भी लिखेंगे, क्रिटिसिज्म भी लिखेंगे, पूछा है तो नहीं पूछा है तब भी लिखिए, है ना। सबसे पहला एम्बिग्यूअस स्कोप, जो इसका दायरा है वो कोई लिस्ट, ऐसे मैंने बताया कि कोई फिक्स लिस्ट नहीं है, कुछ प्रॉपरली डिटेल नहीं लिखा है कि 10 चीजें, 25, 15 चीजें, 20 चीजें। लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएंगी 10-15 चीजें, वो लेकिन वो खाली अलग अलग केसेस के ऊपर बताई गई है, ना कि डिटेल में लिखा गया है। ये रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, वो खाली माना जाता है कि ये चीजें हैं। अब वो इससे क्या होता है, काफी सारा अस्पष्ट रहता है, एम्बिगुअस रहता है, ठीक। तो ये है जुडिशियल ओवरेज, जुडिशियल ओवरेज को भी अलाउ करती है कि बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पे जो मतलब जुडिशरी है, जो अदालत है, वो कुछ भी हर किसी भी चीज को बोल सकती है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो उससे क्या होगा, ओवररीच हो जाएगा। हर चीज में अगर ये बोलते रहेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर, तो अगर फिक्स नहीं है तो कोई लिमिट नहीं है, सारी मतलब ओवरऑल सब कुछ, सारी पावर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आ गई कि वो किसी भी चीज को उठा के इंटरप्रेट कर सकता है ये बेसिक स्ट्रक्चर का है और ये वाले लॉ अलाउ नहीं है। तो पार्लियामेंट सोवरेनिटी पे भी इश्यू है, डेमोक्रेटिक जो मैंडेट है वो डाइल्यूट हो गया, मतलब पार्लियामेंट की पावर्स जो थी, सोवरेनिटी थी, वो काफी कमजोर हो गई इसकी वजह से। रिफॉर्म कंस्ट्रेंट, रिस्क ऑफ स्लोइंग द अमेंडमेंट प्रोसेस, प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट कुछ कुछ होते हैं लेकिन वो हर जगह जाके सुप्रीम कोर्ट में अटक जाएंगे, तो इससे क्या होगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म है। इंपैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर का इंपैक्ट क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के ऊपर, ये 2022 का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। फेडरलिज्म को प्रोटेक्ट किया, सेकुलरिज्म को अपहेल्ड किया, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट को भी स्ट्रॉन्ग किया, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच का जो बैलेंस है उसमें भी, बैलेंस को बनाने में भी काफी हेल्प मिली। तो ये सारे इसके इंपैक्ट हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। अगला पॉइंट टॉपिक आता है की फंक्शन ऑफ जुडिशरी एंड इंपैक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी के की फंक्शन क्या है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंपैक्ट है। तब जुडिशरी से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले आता है जुडिशियल रिव्यू। ये कुछ कुछ की फंक्शन विद केसेस है ना, तो ये कुछ फंक्शन है जो, और कुछ केसेस हैं, इनका नाम GS2 के पॉलिटी सेक्शन में आपको केसेस के नाम अच्छे से याद कर लेना है उसके, और उनको अपने आंसर में जरूर यूज करना है। ये एक वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे देखो सब सारे केसेस के नाम जो इंपॉर्टेंट है हर डॉक्ट्रिन के साथ साथ में लिखे हुए हैं। पूरे डॉक्यूमेंट में हमने बहुत सारे केसेस के नाम ऊपर भी देखे हैं, आगे भी आते रहेंगे, रट लो, बिल्कुल रट्टा मार लो। 9th शेड्यूल का जुडिशियल रिव्यू कुछ भी आता है, आप सीधे वो आईआर कोलो 2007 वाला केस लिख दो, वहां पे केसेस को लिखो भर भर के, ठीक। जुडिशियल रिव्यू में सीधे केशवानंद भारती लिखो, बेसिक स्ट्रक्चर में आता है केशवानंद भारती लिखो, मिनर्वा मिल लिखो। फंडामेंटल राइट्स को एक्सपेंड करने की बात कहीं भी आए तो वहां पे मेनका गांधी केस 1978 1978 वाला लिखो, ठीक, साल के साथ में लिखो। केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल कर आया था 1980 में आया था, मेनका गांधी केस 78 में आया था। PIL जो पब्लिक
इंटरेस्ट लेजिस्लेशन। ये क्या होता है, पीआईएल क्या होता है? बेसिकली पीआईएल कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी चीज अगर सरकार ऐसी चीज करती है कि लोगों का नुकसान होता है, लोगों को प्रॉब्लम होती है उस चीज में, तो कोई भी आम इंसान, आम आदमी एक पीआईएल सरकार में मतलब जुडिशरी में डाल सकता है, अदालत में जा सकता है, पीआईएल को दाखिल कर सकता है कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है ऐसे करके। तो उससे क्या होगा, जुडिशरी उस पर एक्शन लेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी तो उसके ऊपर उसको रिव्यू करेगी और उससे उससे उसका क्या होगा कि वो चीजें आगे वहां पे बढ़ेंगी। एक तरह से पीआईएल लोगों का अपनी बात को सरकार न्यायालय तक सीधे पहुंचाने का तरीका होता है पीआईएल। ठीक है, पीआईएल हो गया पब्लिक इंटरेस्ट। फिर ये नेक्स्ट आया, ये किस में, एसपी गुप्ता केस 1981, ये याद रखो, ये केस का नाम है। सेकुलरिज्म इन्फोर्समेंट एसआर बोमई केस 1994। ये सारे की मतलब मेन चीजें हैं, मेन कॉन्सेप्ट है, और साथ में वो जो इंपॉर्टेंट वाले केस हैं। इम्पैक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, जो जुडिशरी का इम्पैक्ट है वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस पे क्या हुआ कि जो राइट्स थे स्ट्रेंथन हुए, जो फंडामेंटल राइट्स हैं 14, 19, 21, इनको डिटेल में इंटरप्रेट किया गया कि इसमें क्या क्या आते हैं। अब आर्टिकल 21 में क्या क्या आता है, बहुत बड़ी लिस्ट बन गई है ना, उसका भी और कुछ ना कुछ ऐड होता ही रहता है। जैसे राइट टू प्राइवेसी था, पहले नहीं था वो चीज, वो पुत्तु स्वामी केस में उसको भी इंक्लूड कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी भी है। अभी रिसेंटली वो राइट टू इंटरनेट भी कहीं पे आया था कि वो भी फंडामेंटल राइट टू लाइफ में आता है। तो ऐसी चीजें उसमें ऐड ऑन होती रहती हैं। वो क्या है, राइट्स को स्ट्रेंथन किया गया, फेडरलिज्म को प्रिजर्व किया गया, सोशल जस्टिस को एडवांस किया गया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया गया। तो ये क्या है, गवर्नेंस के इम्पैक्ट हैं किस पे, मतलब गवर्नेंस जो जुडिशरी के इम्पैक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस के ऊपर। अब जुडिशरी के चैलेंजेस, अब जुडिशरी से रिलेटेड कुछ चैलेंज भी हैं। जुडिशियल ओवररीच हो रहा है, जैसे नेशनल एंथम वाला था। केसेस बहुत बैकलॉग हैं, सुप्रीम कोर्ट में 70,000 प्लस केसेस में बैकलॉग। इनकंसिस्टेंट इंटरप्रिटेशन है, जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो चीज को बोलते हैं वो खुद का ही इनका कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, कोई कंसिस्टेंट बात नहीं करते हैं, है ना। तो मतलब एक केस में कुछ बोलेंगे, दूसरे केस में कुछ और बोलेंगे। अब उसमें भी अलग अलग बेंचेस में भी होता है कि ऐसा होता है कि पहले सिंगल बेंच, एक आदमी रूलिंग देगा, अब उसमें भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसको 3 लोगों वाली बेंच में जाएंगे, फिर 5 लोगों वाली बेंच में जाएंगे, तो बेंचेस मतलब बड़े बड़े बेंचेस में जाते रहते हैं। तो उसमें इनका अलग आता है, इनका अलग आता है, तो काफी इनकंसिस्टेंट रहता है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का भी टेंशन बना रहता है। इक्वालिटी वर्सेस अफर्मेटिव एक्शंस की डिबेट चलती रहती है, ये एक चैलेंजेस है। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, बेसिकली मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का मतलब क्या हुआ, जो संवैधानिक नैतिकता का मतलब कि जो, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मॉरल वैल्यूज लिखे हैं उनको, उनके बारे में बात करते हैं। कहाँ कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी कहाँ कहाँ पे, प्रियम्बल में है, तो आर्टिकल 14 से 21 में है, डीपीएसपी में है, और आर्टिकल 51A इसमें है। तो ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी दिखती है। कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है। अब ये कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी वाला जो कॉन्सेप्ट था कहाँ पे अप्लाई किया गया था, एक केस आया था नवतेज जौहर वाला केस जो था। ओके, नवतेज जौहर वाला केस था वो इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया था उसमें, और सबरीमाला केस वाला जो था 2018 में, इसमें अप्लाई किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का। ठीक है, सबरीमाला वाला केस तो था। जुडिशियल इवोल्यूशन क्या हुआ, नाज फाउंडेशन केस 2009 में कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की के बारे में बात हुई थी। नवतेज जौहर वाला केस था वो किसके रिलेटेड में था, एलजीबीटी प्लस राइट के, है ना, LGBTQ प्लस इनके राइट्स के बारे में था। और सबरीमाला केस और एनसीटी दिल्ली का केस था 2018 में, इसमें एथिकल फेडरलिज्म की बात की गई थी। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनको नाम याद रखो। कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ बाई सुप्रीम कोर्ट, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ पे चीजें रखी हैं। ठीक है, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए कहाँ पे रखा गया, तो उसमें एक केस था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1987 का केस है। उसमें ओलियम गैस लीक के मामले में MC मेहता वाला केस हुआ था। उसमें आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया गया था और एब्सोल्यूट लायबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब कि जो ओनर हैं, जो वहां के वो हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है अगर कुछ होता है तो, ऐसा। विलो सिटीजन वेलफेयर फोरम वाला केस था, इसमें प्रिकॉशनरी एंड पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल की शुरुआत हुई, उसको पहचाना गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को होल्ड किया। पॉल्यूटर पे का मतलब क्या हुआ, जो पॉल्यूट करेगा वो पे करेगा,
जो रायता फैलाएगा वही उसको साफ करेगा, है ना। तो ये पोल्यूटर पे वाला प्रिंसिपल है। एमसी मेहता यूनियन ऑफ इंडिया 1997 ताज केस था, उसमें भी ताजमहल के आसपास में इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स को ऊपर बात किया गया। फिर नेक्स्ट गोदावरम गोदावर्मन टीएन गोदावर्मन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें भी आर्टिकल 48A 51G इन सबको किया गया। जुडिशियल मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेस्ट, वे फॉरवर्ड क्या है, अब ये जुडिशरी से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें वे फॉरवर्ड क्या है। जुडिशियल रेस्ट्रेन होना चाहिए, सबसे पहला है जुडिशियल रेस्ट्रेन, मतलब कि ओवर रीच को रोकने के लिए क्या चाहिए, जुडिशियल रेस्ट्रेन चाहिए, थोड़ा सा संयम होना चाहिए, इसको न्यायिक संयम बोलते हैं, संयम होना चाहिए। किसमें केस में वाला TSR सुब्रमण्यन केस 2013 में आया था, उसमें इस बात पर फोकस किया गया कि थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। एफिशिएंट केस मैनेजमेंट, जो केसेस हैं उसके लिए थोड़ा सा स्पीड अप करना है, जो डिलेज हैं उन सबको दूर करना है, जस्टिस की डिलीवरी को फास्ट करना है। यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करती है कमेटी। NCRWC 2002 में उसने रिकमेंड किया था, क्या रिकमेंड किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं वो यूनिफॉर्म हो, ऐसा नहीं कि अभी 3-5 ऐसा वाला नहीं, यूनिफॉर्म बेंच रखो और फंडामेंटल DPSP की हार्मोनी को भी मेंटेन रखो। तो ये सारे वे फॉरवर्ड थे यहाँ पे। उसका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है ना, ये सब हमने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक मेंस पर्सपेक्टिव में पढ़ने का अलग ही माइंडसेट होता है। हम जो चीजें प्रीलिम्स में पढ़ते हैं ना, हम प्रीलिम्स में दूसरी तरह से पढ़ते हैं, दूसरी माइंडसेट से पढ़ते हैं। ये हम मेंस पर्सपेक्टिव में पढ़ने में माइंडसेट थोड़ा अलग होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि हम अपने आंसर में क्या चीज को प्रयोग करेंगे। जैसे इसके पहले वाली चीजें जो हमने पढ़ी उसमें देखो कितने सारे एक्ट के नाम है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के नाम है, वो हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं उतना, लेकिन हमें मेंस में आंसर राइटिंग के लिए वो चीजें जरूरी है। अगर प्रियम्बल है, इसको हमने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में कब अडॉप्ट हुआ, क्या क्या मेन मेन वर्ड्स हैं ना, ये सब लिखते हैं, याद करते हैं। लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव में इनका क्या मीनिंग है, क्या इसका इंटरप्रिटेशन है, और पूरा कीवर्ड्स क्या क्या है मेन मेन, सब कुछ याद करना पड़ेगा इसको। उसके बारे में, प्रियम्बल के बारे में किसने क्या लाइन बोली है, कोटेशन क्या बोला है, वो भी याद करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमें मेंस आंसर राइटिंग के लिए देखना है। तो यूपीपीसीएस 19, 21, 23 एक एक साल छोड़ के पूछ रहा है, देखो 19 में पूछा, फिर एक साल छोड़ के 21 में पूछा, फिर 23 में पूछा, अब 23 छोड़ के क्या होगा 2025, है ना। तो ये फिर 24 में नहीं पूछा था, 25 में आ सकता है फिर वापस। तो प्रियम्बल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो, मार्क कर लो, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके दो हिस्टोरिकल पैटर्न में यही है, 19, 21 और 23, और अगला है 25। अब प्रियम्बल कब आया था, मतलब बेसिक फैक्ट याद करो कि अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, 49 को, इन्फोर्स्ड 26 जनवरी 1950। लीगल स्टेटस क्या है अभी, कि इन्फोर्सेबल नहीं है, नॉन इन्फोर्सेबल है। प्रियम्बल को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड, जो केशव भारती केस 1973 में जुडिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। इन्फोर्स तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें जो चीजें लिखी हैं वो जुडिशरी कंसीडर करती है। जब भी कभी किसी एक्ट को रिव्यू करना है, कुछ भी करना है, तो उसको जुडिशरी कंसीडर करती है, उसके हिसाब से अपना राय देती है। की टर्म्स क्या है, पूछा गया है, ये यूपीएससी का PYQ है, सीधे पूछा गया था कि प्रियम्बल में क्या क्या की टर्म्स हैं, तो आप इनको पूरा अच्छे से याद कर लो। सोवरेन की टर्म है फुली इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑटोनॉमी, सोशलिस्ट, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, सेक्युलर, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स, डेमोक्रेटिक, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ये दो चीजें आती हैं डेमोक्रेटिक में। रिपब्लिक, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है, नो मोनार्की, जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्ट किया जाता है। हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, याद रखो। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल, ऑब्जेक्टिव क्या है प्रियम्बल का, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो इसके भी 3-4 टाइप्स हैं इसके अंदर ना, वो भी याद रखो। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, 4 चीजें हैं इसमें। और इस 4 में क्या है, जस्टिस के में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल 3 है। सोशल आर्टिकल 17, इकोनॉमिक में वेज लॉज, पॉलिटिकल में फ्रेंचाइजी। लिबर्टी किस किस चीज की लिबर्टी देती है, थॉट एक्सप्रेशन और बिलीफ का। इक्वलिटी में इक्वल जस्टिस टू एजुकेशन, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड डिग्निटी। ये अमेंडेबिलिटी ऑफ, अमेंडमेंट कैसे हो सकता है प्रियम्बल में, अभी इसमें भी काफी कंट्रोवर्सी चली थी, है जैसे वहां पे फंडामेंटल राइट्स वाला कंट्रोवर्सी थी, वैसे यहाँ पे भी कंट्रोवर्सी चली थी कि इसको कैसे करेंगे। तो जो बेरीबरी यूनियन केस था उसमें बोला कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। केशव भारती में तो इसको अमेंडमेंट करने के लिए अब
सबसे पहली बात तो ये कि प्रेम्बल पार्ट है कि नहीं है, वो चीज एक्सेप्ट करो, क्योंकि उसके हिसाब से कैसे अमेंड करना है वो प्रोसेस डिसाइड होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग चलेगा, अगर पार्ट नहीं है तो उसको अलग से किया जाएगा। तो पहले ही तो बात है, बेरूबारी यूनियन जो केस था 1960 वाला, उसमें ये बोला गया कि प्रेम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। कृष्णन भारती में बोला गया कि पार्ट है और इसको अमेंड कर सकते हैं। ठीक, तो अभी करंट स्टेटस क्या है, पार्ट है और अमेंड कर सकते हैं, इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक, पार्ट है, अमेंड कर सकते हैं और इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये अभी करंट का स्टेटस है। एलआईसी केस में क्या बोला, इंटीग्रल बट नॉन जस्टिसेबल, वही इन्फोर्समेंट वाली बात। प्राइवेट मेंबर बिल 2021 में आया था, प्रपोजल टू रिमूव, एक प्रपोजल रखा गया। सोशलिस्ट वर्ड के ऊपर भी काफी सारे कंट्रोवर्सी होती थी कि सोशलिस्ट वर्ड को रखना है कि नहीं रखना है। तो ये एक बिल आया था 2021 में कि इसको हटा दो वर्ड को, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, तो अभी भी सोशलिस्ट वर्ड है यहाँ पे। और सेकंड अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें ऐड हुई थी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, एसएसआई इंक्लूड हुआ था। एसएसआई का मतलब एसएसआई, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, तीन कीवर्ड्स। 2021 में, 2024 में सुप्रीम कोर्ट में एक और केस गया था, उसमें ये जो तीन वर्ड्स हैं एसएसआई वाले, इनको भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है कि इनको रिमूव किया जाए, सेकुलरिज्म को रिमूव किया जाए कि ना किया जाए। ओरिजिनल में तो नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो वाला भी रिजेक्ट कर दिया उस रिक्वेस्ट को, बोला कि इनकी जो रिलेवेंस है वो आज भी है, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो रिमूव नहीं किए जाएंगे। प्रेम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू को डिक्लेयर करती है, इंपेरेटिव गाइड है, एक तरह से गाइड करती है सुप्रीम कोर्ट या बाकी कोर्ट्स को, कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को, कि कैसे उसको मतलब कैसे किसी केसेस को डील करना है। विजन स्टेटमेंट, ये विजन भी दिखाती है कि हमको मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेन वैल्यूज हैं और कैसे होना चाहिए, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या है, विजन है। भारत को ये सारी चीजों को अचीव करना है, जस्टिस अचीव करना है, लिबर्टी अचीव करना है, इक्वालिटी अचीव करना है और फ्रेटर्निटी को भी मेंटेन रखना है। एक विजन दिखाती है। कोटेशन क्या है, अंबेडकर जी ने बोला कि प्रियम्बल कंटेन्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। नेहरू जी ने क्या बोला था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज ए प्लेज। केएम मुंशी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, होरोस्कोप ऑफ द रिपब्लिक बोला था, तो केएम मुंशी वाला याद कर लो, होरोस्कोप ऑफ रिपब्लिक। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सोल ऑफ इंडिया है। बाकी और भी कोई लोगों के कोटेशन से अलग अलग, तो उनको भी याद कर सकते हैं, तो वन और टू इज इनफ, है ना, उनको आंसर में यूज कर लेना। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी अगला है इसके आगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? ऐसा तो नहीं लग रहा कि फिल्म्स वाली चीजें हैं, बोरिंग है? जीएस2 थोड़ा डिफिकल्ट लगता है लोगों को, है ना? जीएस2 और इकोनॉमिक सेक्शन, गुड। किसी भी चीज को डिफिकल्ट बोलना ही नहीं है, क्योंकि माइंड में डिफिकल्ट आ जाता है ना, तो फिर उससे डर लगने लगता है। बेसिक बेसिक चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, हर चीज को लिखने का अलग तरीका है बस केवल। अब जीएस2 को लिखने का तरीका अलग है, इकोनॉमी को लिखने का तरीका अलग है ना? जो सब्जेक्ट वाइज लोगों में डर रहता है ना, कि कुछ लोगों को इकोनॉमी बहुत डर लगता है कि इकोनॉमी में क्या ही है, बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं, लेकिन उससे डरना नहीं है, बहुत आसान है। खाली चीजों को समझना है और उसको बस उसी हिसाब से लिख देना है। एग्रीकल्चर वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इजी है। खाली जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसमें भी कुछ कुछ चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर आपके लिए इकोनॉमी बहुत आसान हो जाएगी। तो इसलिए किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं है, ये समझो कि सारे सब्जेक्ट आसान है, बस उनको जिस तरह से आंसर के लिए रिक्वायरमेंट है खाली उतना याद करना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इस पे आते हैं। अब पार्ट 1 में ये कहाँ पे आता है, पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4, इसके अंदर आता है ये यूनियन और टेरिटरी के बारे में। अब आर्टिकल 1 से 4 इनका मतलब भी आप याद कर लो, क्योंकि ये पूरा पूरा अलग ही डिटेल में है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, यूनियन, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑफ स्टेट, इंडस्ट्रियल यूनियन, कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ऐसा स्टेट है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। वो ये नहीं बोलता फेडरेशन ऑफ स्टेट है, ये यूनियन ऑफ स्टेट बोला है आप, है ना? तो यहाँ पे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो जो भारत है वो मूलभूत रूप से तो यूनियन ही है ना, क्योंकि आर्टिकल 1 में यही वर्ड यूज किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन उसकी जो थीम है, उसका जो मेन मोटिव है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, वो फेडरलिज्म है। लेकिन जो वर्ड यूज किया गया वो यूनियन यूज किया गया आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में लिखा है पार्लियामेंट पावर टू एडमिट न्यू स्टेट, नई स्टेट के बारे में बात करता है कि पार्लियामेंट को किसको नई स्टेट कौन करेगा, पार्लियामेंट। आर्टिकल 3 बोलता है नाम चेंज करने वाला है, कि रिनेम कर सकता है, बाउंड्रीज चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है विद प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। ठीक, नई स्टेट बनाने का आर्टिकल 2 है,
कुछ चेंजेस करने हैं तो आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 4 में ये बोला गया है कि ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस होंगे, टेरिटरी चेंज या कुछ हुआ ऊपर नीचे ऊपर का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना समझा जाए। आर्टिकल 368 नॉट रिक्वायर्ड, उसको आर्टिकल 368 में कंसीडर नहीं करेंगे। 368 में क्या है, जैसे मैंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है 3 तरीके से ना, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी और वो जो स्पेशल मेजोरिटी वाले केसेस होते हैं वो 368 में आते हैं। आर्टिकल 368 इज रिलेटेड ओनली टू द स्पेशल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी वाली चीजें 368 में नहीं आती हैं, और ये सब क्या है, सिंपल मेजोरिटी वाली चीजें हैं, सिंपल मेजोरिटी, तो इसलिए वो 368 में नहीं आती हैं। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ स्टेट का। अब स्टेट वाला जो हमने डिस्कस किया था वो धार कमीशन पहले आया था, धार कमीशन 1948 में, लिंग्विस्टिक वाले को रिजेक्ट कर दिया। जेवीपी आया, कमीशन कमेटी आई 49 में, एक साल बाद 48 का 49 में, उसने भी रिजेक्ट कर दिया, इन दोनों ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद में वो आंध्र प्रदेश में बवाल हुआ। उसके बाद में फिर आया फजल अली कमीशन। जब फजल अली कमीशन आया तो उन्होंने फिर, जब आंध्र प्रदेश ऑलरेडी बन चुका था इनके टाइम पे, तो उन्होंने फिर सपोर्ट कर दिया कि हाँ ठीक है लिंग्विस्टिक अलाउ कर देंगे, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट वाली पॉलिसी को नहीं करेंगे। तो उसके इस टर्म के बेस पे 1956 वाला एक्ट आया था। जोनल काउंसिल 5 जोन्स और श्री कृष्णा कमेटी 2010। तो श्री कृष्णा कमेटी 2010 ये भी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना वाज रिकमेंडेड, और उसके जब रिकमेंडेशन आया उसके बाद में 2014 में फॉर्म भी हो गया। 1956 के बाद में क्या क्या स्टेट यूनिटी एंड टेरिटरी क्रिएट की गई, इनमें तो मेन थी ये वाली है ना, इनको याद रखो। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बना, किसके ऊपर, एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर बना। तेलंगाना बना 2014 में, रीजनल इम्बैलेंस, वही मेन रीजन वही होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, रीजनल इम्बैलेंस, पिछड़ापन है ना वो सब, तो वो भी तेलंगाना उसी बेसिस पर बना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाए गए, किसमें, 2019 में। दादरा नगर एंड हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, यूनिटेरी मर्ज फॉर गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस के लिए इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। अब अलग अलग डिमांड्स उठती रहती हैं हमेशा अलग अलग प्लेसेस पे। हरित प्रदेश की यूपी में, वेस्टर्न यूपी को एक हरित प्रदेश बनाने की बात करी गई, गोरखालैंड की बात हो रही है, विदर्भ को अलग बनाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, बिहार झारखंड के एरिया को मिला के मिथिलांचल बनाने की बात हो रही है, भील प्रदेश की भी अलग डिमांड होती है। तो ये सब अलग अलग स्टेट्स की डिमांड है, इनको एक मैप में दिखा के आप दिखा सकते हैं। अगला मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, इसने एनसीटी ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी दिल्ली को क्रिएट किया था। आर्टिकल 69 ना, याद रखो 69 दिल्ली थी। इसमें कौन कौन से आर्टिकल इंक्लूड हुए 69th अमेंडमेंट में, आर्टिकल 3 टू 39 ए और ए बी। तो 269 जो अमेंडमेंट था वो 69 था, आर्टिकल कौन सा था 239 है ना, ऐसे याद रखो। तो 99 लास्ट में, और 3 2 5 होता है, 5 के अगले वाला नंबर 6 होता है, तो ऐसे 3 2 5 5 प्लस 1 6। आर्टिकल 371 है। अब 371 में कुछ स्पेशल, 371 में क्या है आर्टिकल, उसमें कुछ स्पेशल स्टेटस को, स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो 371 ए जो है वो नागालैंड से रिलेटेड है। 13th अमेंडमेंट 1962 में आया था। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। जो 100वां था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था, बांग्लादेश के साथ है ना, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। उसमें टेरिटरीज को एक्सचेंज की गई थी, बॉर्डर एडजस्ट किया गया था। तो ये दिस इज अबाउट यूनियन टेरिटरी पार्ट 1। फिर आता पार्ट 2, इसमें आर्टिकल 5 से 14 है, वो है सिटीजनशिप का। ठीक, अब सिटीजनशिप के आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली आप ये 5 से 11 याद रखो। सिटीजनशिप एक्ट आया था, ये याद रखो कि 1900 कब आया था, 1955। 1955 साल याद रख लो, 1955 याद कर लो। अब वो 1955 सिटीजनशिप एक्ट, कोई भी सिटीजनशिप रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप 1955 को मेंशन कर सकते हैं। इसमें 5 तरीके बताए गए थे जिससे कि सिटीजनशिप ली जा सकती है, 5 तरीकों से। बाई बर्थ, कोई यहाँ पे जन्म लेता है तो उसे बाई बर्थ बाई ऑटोमेटिक हो जाती है। बाई डिसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन और बाई इनकॉर्पोरेशन। ठीक, तो बाई बर्थ का मतलब जो पैदा हुआ यहाँ पे जन्म लिया वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाई डिसेंट मतलब जिसके पेरेंटेज के हिसाब से होता है कि पेरेंट कोई मदर यहाँ की है, फादर वहां की है, उस टाइप का
वहां से भी सिटीजनशिप मिल जाती है बाई रजिस्ट्रेशन। अगर ओसीआई होल्डर या कोई फॉरेन में रहता है, वो अगर रजिस्टर करेगा, मान लो इंडियन इंडियन आदमी ने किसी से शादी की फॉरेन में, वो इंडिया में आ गई, फिर उन्होंने रजिस्टर किया, तो उसके बाद में काफी 5-10 साल का टाइम होता है, उसमें लोग वेट करना पड़ता है उतना, उसके रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर सिटीजनशिप मिलती है। जैसे सनी लियोनी ने रजिस्टर किया था, और बहुत से पाकिस्तान के सिंगर हैं वो, उन्होंने भी किया था। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे रजिस्टर करके वेट करना पड़ता है काफी लंबा टाइम, उसके बाद में मिलता है। फिर नेचुरलाइजेशन, रेजिडेंसी बेस है। इनकॉर्पोरेशन, मान लो कोई भविष्य में कोई टेरिटरी है जो इंडिया ने अपने में मिला ली, जैसे कि सिक्किम को 1975 में मिलाया था अपने में, है ना। सिक्किम पहले अलग था, उसको 1975 में मिला लिया, तो अगर कोई टेरिटरी ऐड हो जाती है उसमें भी इंडियन सिटीजनशिप भी मिल जाती है। तो ये 5 तरीके हैं, याद कर लो, क्योंकि ये स्टैटिक है, फिक्स है, तो इनको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक चीज है ना। और ये 5 तरीके कहाँ लिखे गए हैं? सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। अब स्पेशल फीचर्स क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय सिटीजनशिप है, नागरिकता है, उसकी खास बात क्या है, खासियत क्या है उसकी, है ना। उसकी खासियत क्या है? सबसे पहले तो सिंगल सिटीजन का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, एकल नागरिकता, कि आप यहाँ पे भारत की नागरिकता लेनी है, आपको स्टेट की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यूएसए में यूएसए की नागरिकता तो होती है, साथ में इंडिविजुअल स्टेट की भी नागरिकता अलग होती है। यहाँ पे आपको भारत के आप नागरिक हैं तो आप बाय डिफॉल्ट हर स्टेट के नागरिक हैं। ऐसा ऐसा नहीं कि आपको यूपी की अलग लेनी है, तमिलनाडु की अलग लेनी है, वैसा नहीं। तो सिंगल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट चलता है। और दूसरा सिंगल सिटीजनशिप का एक और कॉन्सेप्ट ये भी आता है इसी में, कि ओनली एक कंट्री को अलाउ करता है, एक टाइम पे आप एक ही कंट्री के सिटीजनशिप हो सकते हैं। डुअल कंट्री सिटीजनशिप भी अलाउ नहीं होती यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप यूएसए के सिटीजन नहीं बन सकते, या कनाडा के नहीं बन सकते हैं। यूएसए कनाडा में अगर आपको सिटीजन बनना है वहां का परमानेंट सिटीजन, तो आपको इंडियन वाली सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। यहाँ की इंडियन सिटीजनशिप छोड़ के ही आप कहीं और के सिटीजन बन सकते हैं परमानेंट। तो वो भी सिंगल सिटीजनशिप वाले कॉन्सेप्ट में आता है। पार्लियामेंट सुप्रीमेसी, उसमें एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव डोमेन में आता है। कंटेम्परेरी एग्जांपल्स, फिर रिनंसिएशन ट्रेंड। तो एक यहाँ पे डेटा है कि कितने लोगों ने छोड़ा, मतलब अब जैसे ये वाला रूल बना दिया कि भारत के रहेंगे तो किसी और देश में नहीं जा सकते, अगर किसी और देश के नागरिक बन जा रहे हैं तो भारत के नहीं रहेंगे। तो लोग अगर कहीं और के, जैसे ऑस्ट्रेलिया की या फिर कनाडा या यूएसए में लेते हैं, तो उनको इंडिया की उसको रिनाउंस करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो 1.7 लाख इंडियंस रिनाउंस सिटीजनशिप इन 2024, 2024 में लगभग 1,70,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया। इसका मतलब दूसरी जगह की, दूसरे देश की नागरिकता ले ली, भारतीय नागरिकता को छोड़ दिया उन्होंने। ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप, इनटू ये ओसीआई जो था वो कब 2005 में आया था। पीआईओ, जो पीआईओ होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, उसको मर्ज कर दिया गया ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप के साथ में 2015 में। पहले अलग अलग होते थे पीआईओ और ओसीआई, 2015 में दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक। प्रिविलेज क्या दिए गए? वीजा फ्री ट्रेवल का प्रिविलेज दिया गया, प्रॉपर्टी ओनरशिप का प्रिविलेज दिया गया। लिमिटेशन क्या हुई? वोटिंग नहीं दी थी, पब्लिक ऑफिस नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं था। ठीक। तो ये सब चीजें इसमें है। एनआरसी एनपीआर ओवरव्यू। एनसीआर, लाइक एनआरसी और एनपीआर का भी चलता रहता है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये भी एनआरसी में क्या, एनआरसी में क्या है? आइडेंटिफाइज द सिटीजन। जो एनआरसी करता है, क्या करता है? सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करता है। एनपीआर जो है वो रिकॉर्ड करता है कि पॉपुलेशन रजिस्टर है। एनपीआर जो है वो पॉपुलेशन रजिस्टर है, जो रिकॉर्ड करता है कि कौन कौन इंडिया में ऑल इंडिया लेवल पे सेंसस से लिंक होता है कि कौन कौन भारत के नागरिक हैं। ठीक है। सेक्शन 6 से आसाम रिकॉर्ड, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जुडिशियल केसेस, मणिपुर हाई कोर्ट का केस था, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन, जो म्यांमार रिफ्यूजीज के लिए था। इसमें नॉन रिफोलमेंट, कोई नो फोर्स रिटर्न, ये वाली पॉलिसी को अप्लाई किया गया था मणिपुर के हाई कोर्ट वाले केस में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया था और यूपीपीसी में पूछा भी गया था। तो इसको पुराना है, फिर भी आप एक बार पढ़ लो इसका क्या था। जो 1919 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि सिटीजनशिप किसको देंगे? नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को देंगे। नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज कहाँ से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 3 इंक्लूड किए गए। ओके, ये 3 इंक्लूड किए गए। कहाँ से? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। यहाँ से जो नॉन मुस्लिम थे उनको सिटीजनशिप मिलेगी। कट ऑफ डेट क्या थी? बिफोर 2014
दिसंबर 31 दिसंबर 2014 के पहले के। बाकी जो शुरुआत में क्या थी, पहले 11 साल का वेट करना पड़ता था, उसको रिड्यूस करके 5 साल कर दिया गया। भारत में रहने का जो था वो पहले 11 साल था, फिर उसको करके 5 साल किया गया। इसमें सिक्स शेड्यूल और ILP एरियाज को नॉर्थ ईस्ट के उनको एक्सक्लूड किया गया। अमेंडमेंट फॉर एंड अगेंस्ट सीए, जो सीए है उसके अगेंस्ट, और उसमें वो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, फेवर क्या था वो क्रिटिसिज्म, तो यू कैन रीड दैट। फिर एक आया था सीए रूल 2024 में, जो 2015 मतलब 15 मई 2024 से इम्प्लीमेंट किए गए। ये बेसिकली इसे फुल्ली डिजिटल प्रोसेस, टू एफिडेविट, ऑथ ऑफ एलिजेंस, ये सब चीजों को मैंडेटरी किया गया। ये एक रूल्स थे जो नोटिफाई किए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कोटेशन है, कंक्लूजन मेन यही है, ये वाला एक्ट 2019 वाला और 1955 वाला जो सिटीजनशिप एक्ट है वो, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अब कल पढ़ेंगे क्या फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ठीक है, इसको एक बार आप लोग पढ़ के आना घर से, है ना, आप लोग घर से पढ़ के आना और फिर कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन थोड़ा सा स्पीड वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म नहीं हो पाएगा ना 10-12 तक। ठीक है, आप इसको यहाँ से कल शुरू करेंगे। आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लो, 10 बजे से वो एथिक्स की क्लास है, तो आराम से डिनर वगैरह करके आ जाओ। एंड ठीक है, एथिक्स की क्लासेस कैसी चल रही हैं, समझ में आता है?